यस, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11 जीव विज्ञान अध्याय 4 प्राणी जगत। तो इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे जो डिफरेंट प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं, सूक्ष्म जीव से लगा करके जो काफ़ी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी भी हम बात करेंगे, यानी हायर कैटेगरीज के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी भी हम बात करेंगे। देखिए, जो कक्षा 11 जीव विज्ञान अध्याय आपका हमने 1 से शुरू किया था और धीरे धीरे ये आपका चौथा चैप्टर शुरू हो रहा है। तो हाँ, और एक जानकारी आपको बता देते हैं कि हमारा बायोलॉजी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल भी लॉन्च हो चुका है। तो चलिए, ज़्यादा प्रमोशन नहीं करते हैं वरना कहोगे तो प्रचार करने लगे। चलिए बढ़ चलते हैं आगे। देखो क्या शानदार और मोटिवेशन लाइन में लिखा हुआ है कि समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। तो जो भी करना है ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। हमने पहले भी आपको एक मोटिवेशन लाइन में बता दिया था कि यदि आपकी समझ में ना आ रहा है, कोई भी समस्या है अगर समझ में ना आ रही है तो बेहतर रहता है कि आप अपने घर वालों से जो है उसका सल्यूशन निकाल लें। फिर भी यदि समझ में ना आते तो जो आपके क्लोज फ्रेंड हैं उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हो, पर ज़्यादा सोच सोच के आप परेशान होते रहोगे तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो चलिए बढ़ चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर 4 देखो, जो हम आज की डेट में डिफरेंट प्रकार के जो एनिमल्स को देखते हैं। कुछ छोटे जीव होते हैं जो हमको नग्न आँखों से भी दिखाई नहीं देते, कुछ इतने बड़े होते हैं हाथी तक को जो है हमसे भी कई गुना बड़े होते हैं। तो कुल मिलाकर एक प्रकार से डिफरेंट जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के हमको एनिमल्स ऑर्गेनिज्म या जीव देखने को मिलते हैं। तो यार ऐसे जीवों को पहचानना, उनका वर्गीकरण करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो हम अब पढ़ लेते हैं। अब हमारी उम्र जो होती है वो लगभग एवरेज मान लेते हैं ना, एवरेज 60-70 यानी 60 to 70 या 75 ईयर्स के आसपास होती है ना, लाइफ टाइम की अगर बात करें तो, है ना, लाइफ स्पेन एक्चुअली माना गया है बायोलॉजी के हिसाब से। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो अब आदमी का जो लाइफ स्पान होता है वो लगभग 60 to 70 ईयर्स के आसपास होता है। तो हम यार, और अगर देखें तो इतने सारे जीव होते हैं तो हर एक जीव के बारे में अध्ययन कर पाना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जीवों का सबसे पहले क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, ताकि जो है एक जीव का यदि हम अध्ययन कर लेते हैं तो उस फाइलम या उस क्लास या उस वर्ग में आने वाले सभी जीवों में वो चीज़ होती है। तो वही लिखा हुआ है कि वर्गीकरण का आधार। तो प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक समिति, प्रगुहा की प्रकृति यानी सीलोम की जो पोजीशन है, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम, परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनमें से कुछ का वर्णन यहाँ पर किया गया है। जैसे अगर हम बात करें संगठन के आधार पे, तो संगठन के आधार पे कुछ जीव जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। जैसे हम बात करें प्रोटोजोआ के अंतर्गत बहुत सारे, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, मोनोसिस्टिस है। तो ये कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। लेकिन बहुत सारे जीव जो होते हैं वो बहुकोशिक भी होते हैं, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते। अब यहाँ पे उदाहरण दिया है, जैसे स्पंज में कोशिकाएं जो होती हैं वो बिखरे हुए समूहों के रूप में होती हैं, जिनको हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दर्शाती हैं। कोशिकाओं के बीच जो है वो श्रम का डिवीजन पाया जाता है, यानी इन कोशिकाओं को जो है काम बांट दिया गया कि इन कोशिकाओं को जो है रिप्रोडक्शन करना है, इन कोशिकाओं को डाइजेशन करना है, इन कोशिकाओं को एक्सर्शन करना है, तो हम काम बांट दिया जाता है। सिलेंट्रेटा कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है, उसमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती हैं। यानी जो पोरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म कह लीजिए होते हैं, एनिमल्स तो नहीं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत ही कम विकसित होती है, यानी टिश्यू नहीं बनता है। जबकि सिलेंट्रेटा की अगर बात करें, सिलेंट्रेटा जैसे को निडेरिया भी कहते हैं, इसमें ऊतक का निर्माण होने लगता है।
इसलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। इसे उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, जिसमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करता है। यानी जो ऊतक होते हैं फिर वो आर्गन का निर्माण करते हैं, है ना, आर्गन का निर्माण करते हैं और प्रत्येक अंग और एक विशेष जो है वो आगे कार्य करने लगता है। मतलब सबसे पहले सेल बनते हैं, सेल का समूह जो होता है वो टिश्यू कहलाता है, फिर टिश्यू सिस्टम बनता है, फिर उसके बाद आर्गन बनते हैं, फिर आर्गन बहुत सारे जब आर्गन बन जाते हैं तो आर्गन सिस्टम बनता है। हमने पढ़ाया कई बार इसको बताया है पर फिर भी बताते रहते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण इन्होंने और लिया है, जैसे एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, एकाइनोडर्म और रज्जुकी के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक मतलब शरीर की रचना करते हैं। उसके बाद जो है सॉरी फॉर दिस, उसके बाद क्या करते हैं, प्रत्येक अंग जो है अपना एक अलग कार्य करने लगता है। अब जो मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र होता है भैया जी, वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब ये होता है जो रक्त का बहाव होता है वो हृदय से सीधे बाहर भेज दिया जाता है। वो कोई मतलब ट्यूब में नहीं जाता है, कोई ट्यूब में नहीं बहता है। हम लोगों में जो होता है वो बंद परिसंचरण तंत्र होता है, जो रक्त होता है वो बाहर नहीं बहता है। रक्त जो होता है वो कैपिलरी में बहता है, जिनको हम केशिकाएं कहते हैं, या धमनी में बहता है, आर्टरी में बहता है, वेन्स में बहता है। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें रक्त जो होता है सीधे शरीर में चलता रहता है, उनको बोलते हैं खुले परिसंचरण तंत्र। तथा कोशिका एवं ऊतक उसमें डूबे रहते हैं। मतलब जिस ऊतक को ऑक्सीजन चाहिए ले लिया, जिसको ग्लूकोज चाहिए ले लिया, जिसको ऑक्सीजन चाहिए ले लिया, मतलब खुले वाले में। और बंद वाले में जो होता है वो रक्त जो होता है वो शरीर में ऐसे नहीं बहता है, वो जो है धमनी, सिरा और केशिकाएं जिनको कैपिलरी कहते हैं उनमें बहता है। अब आपको है सममित। सममित का मतलब सिमेट्री। जैसे सिमेट्री का मतलब भैया जी ये होता है कि जैसे किसी भी जीव को यदि आप काटो का मतलब ऊपर से काटो तो टीएस, और साइड से अगर इसको काटोगे तो उसको बोलते हैं एलएस यानी लॉन्गिट्यूडनल। सॉरी, ऊपर से काटोगे तो एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और यदि एक बार समझा देते हैं, जैसे कोई भी जीव है, फॉरएवर ये कोई जीव है, यदि इसको आप ऐसे काटते हो तो इसको बोलते हैं एलएस। एलएस का मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। यदि किसी भी जीव को आप इस प्रकार से काटते हो इसको बोलते हैं टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन। तो वही लिखा है कि प्राणी को सममित यानी सिमेट्री के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। स्पंज मुख्यतः असममित होते हैं, यानी कहीं से भी काट लो बराबर पार्ट उनके मिलते हैं। स्पंज जो होते हैं वो असममित होते हैं यानी असिमेट्रिक होते हैं। मतलब अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। मतलब इनको जो होते स्पंज जो होते हैं इसको असममित का मतलब होता है एसिमेट्रिक, मतलब इनमें सिमेट्री नहीं होती है। जैसे यार ये समझ लीजिए कोई ऐसा स्पंज सा पड़ा हुआ है, ये ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे करके स्पंज एक्चुअली चट्टान से ऐसे लगे हुए होते हैं। अब इसको जब आप काट लोगे तो ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, यानी कोई भी जो पार्ट है वो आपस में एक मतलब लक्षण आपस में मतलब दायां भाग बराबर बायां भाग ऐसा नहीं होता है, मतलब हर भाग अलग हो जाता है। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो अलग अलग भागों में बांट देते हैं तो इसे बोलते हैं, इसे आर्य सममिति कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री कहते हैं। सिलेंड्रेट, टीनोफोर और एकाइनोडर्म में इसी प्रकार की सिमेट्री, यानी इनको अगर आप काटोगे तो चाहे जहाँ से काट लो, मतलब इनको जैसे रेडिया आपने पढ़ा होगा साइंस में, मतलब मैथ में, तो जैसे ये आपकी कोई सर्किल है, सर्किल में यहाँ जैसे रेडियस है ना, ये इसको रेडियस पूरा जो होता है उसको डायमीटर बोलते हैं। तो रेडियस के जो मिड पॉइंट होता है, जो उसका केंद्रीय भाग होता है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस। अब ऐसे ही जीव है, चाहे इसको यहाँ से काटो, 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 यहाँ से, चाहे जहाँ से काटो, पर ये दो बराबर भागों में आपको बटे हुए मिल जाते हैं। किंतु जो एनेलिड होते, जो केचुआ के मतलब होते, केचुआ है, काकरोच जैसे आर्थ्रोपोड वगैरह में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप यानी दायां व बायां भाग बढ़ जाता है। इसको हम कहते हैं द्विपार्श्व सममिति, इसको बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। जैसे हम लोगों में अगर बीच से आप काटो, है ना,
बीड़ से काटोगे तो हमारा दायां भाग बराबर बायां भाग, यानी ये दायां हाथ तो बायां हाथ, बायां हाथ में 5 उंगली, दायां हाथ में 5 उंगली। तो ये सिमिट्री जो होती है इसको बोलते हैं बायलेटरल सिमिट्री। अब आगे पढ़ते थे तो लिखा हुआ है द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन, यानी कुछ जो जीव होते हैं उनमें जो होता है जब शिशु का जन्म होता है, यानी जब न्यूली बर्न चाइल्ड होता है, उसमें ऐसा होता है जन्म के समय जो आपकी जो जर्मिनल लेयर होती हैं, जिनको हम प्राथमिक जनन स्तर बोलते हैं, कुछ जीवों में 2 होती हैं जिनको हम एक्टोडर्म मीजोडर्म कहते हैं। हम लोगों में 3 होती हैं, एक्टोडर्म मीजोडर्म और इंडोडर्म भी होते हैं। तो उसके आधार पर भी जो प्राणी हैं यानी जीव जो हैं उनको भी अलग अलग समूहों और अलग अलग संघों यानी फाइलमों में बांटा गया है। जैसे लिखा है द्विकोरिक का मतलब होता है जिनमें 2 जर्मिनल लेयर होती हैं, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। और त्रिकोरिक का मतलब जिनमें 3 प्राइमरी जर्मिनल लेयर होती हैं, एक्टोडर्म मीजोडर्म और इंडोडर्म। लिखा है जिन प्राणियों में कोशिकाएं 2 भ्रूणी स्तरों में व्यवस्थित होती हैं तथा, मतलब उदाहरण के तौर पे यथा बाह्य एक्टोडर्म तथा आंतरिक इंडोडर्म, यानी बाहर की जो लेयर होती है इसको एक्टोडर्म और अंदर की जो लेयर होती है इसको इंडोडर्म कहते हैं। वे द्विकोरिक कहलाते हैं, यानी जो होते हैं वो द्विकोरिक का मतलब होते हैं डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। जैसे सिलेंट्रेटा में वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण यानी जो कहा कि न्यूली बर्न चाइल्ड जिसको एम्ब्रियो भी बोलते हैं, उसमें अगर 3 लेयर होती हैं तो तीसरी लेयर होती है मीजोडर्म होती है। तो ऐसे प्राणियों को हम बोलते हैं त्रिकोरिक यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। जैसे प्लेटी हेलमिंथीज से लगा करके जो आपके नोटोकॉर्ड तक के प्राणी हैं वो सब आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में। अब सीलोम, तो भैया जी जानो कि ये सीलोम एक्चुअली होता क्या है। आपने नाम सुना होगा एलिमेंट्री कैनल। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो यार हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ ऐसा इंटरफेस होता है जैसे ये कोई ह्यूमन है ना। और ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ये इसका है ना थोरेसिक कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी ऊपर की, और ये नीचे की आपकी एब्डोमिनल कैविटी होती है ना। पढ़ा होगा आप लोगों ने थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। तो होता ये कि एब्डोमिनल कैविटी में जो हमारे विसरल आर्गन यानी आंतरांग होते हैं जैसे एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल और ये ऊपर की जो होती है इसको बॉडी वाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल और बॉडी कैविटी यानी देह गुहा के बीच जो जगह रहती है उसी को बोलते हैं सीलोम। बात समझ में आई। तो सीलोम समझ में आया किसे कहते हैं, यानी हमारे अंदर जो आहार नाल है और अगर हम ऊपर की ओर टच करें तो हमारी स्किन है जिसको हम बोलते हैं देह गुहा यानी बॉडी कैविटी के बीच जो खाली स्थान होता है ना, खाली स्थान को हम बोलते हैं सीलोम या प्रगुहा। तो लिखा है शरीर भित्ति, शरीर भित्ति का मतलब है जी बॉडी कैविटी तथा आहार नाल के बीच की कैविटी में जो जगह होती है उसी को बोलते हैं सीलोम। और उसके आधार पर भी जीवों को वर्गीकरण किया गया है। मीजोडर्म से घिरे हुए शरीर गुहा को हम सीलोम कहते हैं, ये मीजोडर्म से एक्चुअली घिरी हुई होती है तथा इससे युक्त प्राणी को सीलोमिक कहते हैं। जैसे एनेलिडा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा, रिकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कुछ कार्डेटा भी आते हैं। कुछ प्राणियों में यह यानी जो सीलोम होती है यह मीजोडर्म से घिरी हुई मतलब होती तो है पर वह मीजोडर्म से कवर्ड नहीं होती है, बल्कि मध्य त्वचा यानी मीजोडर्म, बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है जिससे हम कूट गुहिका कहते हैं। यानी इसको हम बोलते हैं स्यूडोसीलोम। नाम एक बार फिर सुन लीजिए, इसको हम बोलते हैं स्यूडोसीलोम। ठीक है, कूट सीलोम मतलब स्यूडोसीलोम कहते हैं। जैसे एस्के हेलमिंथीज, जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती उन्हें अगुही कहते हैं यानी एसिलोमिक कहते हैं। जैसे प्लेटी हेलमिंथीज, इनमें ये नहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं खंडी भवन। खंडी भवन का मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जीव होते हैं
जो जिनका शरीर जो होता है वो सेगमेंट, 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, है ना, वन सेगमेंट खंडों में बटा हुआ होता है। जैसे आपने केचुआ को अगर ऑब्जर्व किया हो तो उसमें देखा हो कि केचुए के शरीर में खंड 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 होते हैं, है ना। ऐसे कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिनमें कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। उस प्रक्रिया को खंडीभवन कहते हैं। उदाहरण के लिए केचुए में बताया गया कि केचुए में शरीर का जो विखंडी खंडीभवन होता है और यह विखंडावस्था कहते हैं, यानी सेगमेंटेशन फॉर्म कहलाती है। फर्स्ट रज्जु का मतलब होता है नोटोकार्ड। देखिए ये नोटोकार्ड भैया जी क्या होती है, तो नोटोकार्ड जो है नोटोकार्ड जो हम लोगों में जो बैकबोन है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, शुरुआत में इसी का नाम नोटोकार्ड हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग हायर वर्टिब्रेट्स की ओर पढ़ेंगे तो यही नोटोकार्ड हमारी जो है वो बैकबोन के रूप में बदल जाती है। पर इसका प्राइमरी में शुरुआत में इसको नोटोकार्ड कहा गया। इसके आधार पर भी जीवों का जो है वर्गीकरण किया गया। जिनमें नोटोकार्ड पाई जाती थी उनको हम कॉर्डेटा कहते थे, और जिनमें नहीं पाई जाती उनको हम नॉन कॉर्डेटा प्राणी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है पृष्ठरज्जु, इसको हम नोटोकार्ड कहते हैं। लिखा है सलाका रूपी पृष्ठरज्जु, यानी ये रॉड शेप होती है, यानी जैसे सरिया होती है, सरिया के आकार की होती है। मीजोडर्म से ये बनती है, जो भ्रूणी परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती है। जब हमारा जो विकास हो रहा होता है, यानी जो भ्रूण का विकास होता है, तो उस समय ये पृष्ठ सतह यानी जो सरफेस की लेयर होती है उससे ये बनती है। और पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी यानी कार्डेटा, देखो यहाँ पे आसान शब्दों में लिखा है कि जिनमें ये नोटोकार्ड पाई जाती है उनको हम कार्डेटा, और जिनमें ये नहीं पाई जाती उनको हम नॉन कार्डेटा कहते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये आप बताएंगे आपको कि बायोलॉजी फाउंडेशन हमारा यूट्यूब चैनल लॉन्च हो चुका है। जुड़िए हमारे साथ बायोलॉजी फाउंडेशन विद विपिन सर। फिलहाल इस समय वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग इस यहाँ पे कंसंट्रेट करिए। और ये सारे वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब चैनल पर भी हमारे मिल जाएंगे। और अगर यहाँ पे वर्चुअल क्लासेस में जो आपकी व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको आप कमेंट कर सकते हो। हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 8081581341। और हाँ, हमारे बायोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर उसको घंटी की बटन जरूर दबा देना, ठीक है। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। टिल देन थैंक यू, लव यू ऑल।